नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का लोक प्रशासन के उत्तर लेखन कार्यक्रम में। देखिए हम लोग अपना उत्तर लेखन कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने आपसे बताया हुआ है कि 75 सवाल पेपर 1 के और 75 सवाल आपको पेपर 2 के विथ मॉडल उत्तर उपलब्ध यहाँ पर कराए जाएंगे। तो उसी क्रम में ये आगे के 3 क्वेश्चन 19, 20 और 21 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके समक्ष आज में। तो चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण सवाल होंगे आज के। ये ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके एडमिशन संबंधित जो भी प्रक्रिया है आप उस पर पूछ सकते हैं। पहला सवाल है आपका, मॉस्लो द्वारा प्रतिपादित पद सोपानिक अभिप्रेरणा सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। देखिए मॉस्लो पर हर साल नहीं तो अल्टरनेट ईयर्स पे सवाल आता ही और 15 नंबर में आता है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। देखते हैं क्या है। अब्राहम मॉस्लो लोक प्रशासन में अभिप्रेरणा संबंधी विचारक की व्यवस्थित व्याख्या करने वाले संभवतः प्रथम आधुनिक विचारक थे। 1943 में मॉस्लो ने अपने लेख द थ्योरी ऑफ द ह्यूमन मोटिवेशन में मानवीय आवश्यकताओं संबंधित अपना पद सोपान प्रस्तुत किया। इनकी पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से उन्होंने अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण अवधारणा को व्यापकता से अभिव्यक्त किया। मॉस्लो ने यह भी ज्ञात करने की कोशिश की कि मानवीय आवश्यकताओं द्वारा मानव व्यवहार को किस प्रकार से अभिप्रेरित किया जा सकता है। मॉस्लो मानवीय आवश्यकताओं को पद सोपानिक रूप देते हुए उन्हें 3 मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। पहला, मानव आवश्यकताओं के आधार पर कार्य करता है। दूसरा, आवश्यकताओं का एक क्रमिक या क्रमागत होती है आवश्यकताएं। और तीसरा, कि संतुष्ट हो चुकी आवश्यकताएं अभिप्रेरित नहीं करती। तो ये 3 उन्होंने मेनली इसका पूरा निचोड़ निकाल के अपनी थ्योरी का प्रस्तुत किया था 3 बिंदुओं में। तो अगर हम इसको अगर हम फ्लो चार्ट के माध्यम से उपलब्ध कराना चाहें आपको, तो देखिए सबसे पहले आवश्यकता पद सोपान, इसके द्वारा अभिप्रेरणा की क्या की गई, व्याख्या की गई। पद सोपान संबंधित 3 मान्यताएं जो भी मैंने बताई आपको, और 5 प्राथमिक आवश्यकताएं इन्होंने बताई, जिसमें पहला है आपका शारीरिक, दूसरा सुरक्षा, फिर सामाजिक पहचान, सम्मान और आत्मसिद्धि। ये इन्होंने बताई है। इनकी आलोचना के जो बिंदु हैं वो है मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं। ये कहते हैं कि ये 5 आवश्यकताएं हो जाएं तो पूरी मनुष्य खत्म, मतलब मनुष्य का सब आवश्यकताएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये गलतफहमी हुई, बाद में इसकी आलोचना होती है कि नहीं ऐसा नहीं है, इनकी मानव की आवश्यकताएं असीमित होती है, एक के बाद एक उसकी आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं और आवश्यकताओं का कोई सुनिश्चित क्रम जो है नहीं होता है। इनका कहना था कि आवश्यकताओं का सुनिश्चित क्रम होता है, तो आलोचकों ने कहा कि हर व्यक्ति ये डिफर कर जाती है। अगर प्रासंगिकता की बात करें तो क्यों प्रासंगिक है इनकी थ्योरी, कि पहली बार उत्प्रेरणा में व्यवस्थित अध्ययन देखने को मिला था मोटिवेशन के नाम पर, आगे के विचारकों के लिए एक आधार का कार्य इसने किया, और साथ में वर्तमान में परा उत्प्रेरण राइट ब्रेन मैनेजमेंट पर बल, जो कि मॉस्लो की विचारधारा पर आधारित है। वर्तमान में ये थ्योरी काफ़ी चल रही है, राइट ब्रेन मैनेजमेंट, जिसका इस्तेमाल आज के आधुनिक मैनेजमेंट सिस्टम में किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि वर्तमान में भी प्रासंगिक है। अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो उपरोक्त मान्यताओं के साथ मॉस्लो के आवश्यकता पद सोपान को निम्नलिखित प्रकार से विस्तृत किया जा सकता है, जिसमें पहली है शारीरिक या भौतिक आवश्यकताएं। जब एक निश्चित सीमा तक इन आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती तो मनुष्य को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। इसमें भूख, प्यास, निद्रा, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। उसके बाद आती है सुरक्षा आवश्यकताएं। इनमें शारीरिक व भावनात्मक दोनों तत्व शामिल है, अर्थात कार्य की सुरक्षा और कार्यस्थल पर सुरक्षा। ठीक है, सुरक्षा आवश्यकताओं में इन्होंने 2 प्रकार से कहा कि इसमें आपकी एक तो कार्य की सुरक्षा, मतलब जो आप काम कर रहे हैं वो सुरक्षित रहे, मतलब नौकरी का डर न रहे, और कार्यस्थल पर आप सुरक्षित रहें। ये दोनों चीज़ें इसमें सुरक्षा आवश्यकताओं में शामिल हैं। फिर सामाजिक आवश्यकताओं में ये बात करते हैं संगठन के बाहर और भीतर सामाजिक संबंधों की स्थापना की इच्छा। मानव स्वभाव से सामाजिक प्राणी होता है, संबंध स्थापित करना उसकी एक लालसा होती है, चाहे संगठन में हो चाहे संगठन के बाहर। तो एक एक क्रम में ये आवश्यकताएं आगे बढ़ती हैं। इसके बाद इन्होंने कहा सामाजिक सम्मान व प्रतिष्ठा। यह आवश्यकता एक अहम की आवश्यकता होती है, जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होती है। अंतर्मुखी आवश्यकता की पूर्ति व्यक्ति स्वयं अपनी बौद्धिकता से, जबकि बहिर्मुखी आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है, उसके सम्मान से, उसके पद स्तर में अगर बढ़ोतरी होती है तो होती है। तो फिर चौथी आवश्यकता इन्होंने कौन सी कही, सामाजिक। और फिर उसके बाद आत्मसिद्धि की आवश्यकता। यह व्यक्ति की स्वयं की क्षमताओं से विशेष तौर पर संभाव्य क्षमता है को प्राप्त करने और अधिकतम करने की आवश्यकता है। ये कमी लोगों में जो है पाई जाती है, ऐसा मॉस्लो का मानना था। इस प्रकार से इन्होंने कुछ इसको डिस्क्राइब किया है। सबसे नीचे इन्होंने रखा है शारीरिक या भौतिक आवश्यकताएं, जिसमें मैंने बताया भूख, प्यास, निद्रा। फिर उसके बाद सुरक्षात्मक आवश्यकता, कार्यस्थल की सुरक्षा, अपने कार्य की सुरक्षा। जब ये इसके बाद ये आवश्यकता की तरफ बढ़ता है, जब ये आवश्यकता पूरी हो जाती है मनुष्य की, तो सुरक्षात्मक आवश्यकता की तरफ बढ़ता है।
जब ये पूरी हो जाती है तो फिर उसे चाहिए होता है सामाजिक पहचान, कि मुझे समाज में पहचान बनानी है, अपने संगठन में पहचान बनानी है। और जब ये आवश्यकता इसकी पूरी हो जाती है तो फिर वो चाहता है सम्मान, फुल सम्मान के संग जीना, तो फिर सम्मान की तरफ भागता है। सम्मान तक अधिकतर मनुष्य जो है सिमट के रह जाते हैं, यही उनका जीवन अपने अंतिम तक पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद कुछ मनुष्य होते हैं जो आत्मसिद्धि की ओर आगे बढ़ते हैं, ऐसा मास्लो का कहना है। तो इस डायग्राम का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। इस प्रकार मैस्लो के अनुसार व्यक्ति को किसी विशेष समय पर कोई एक आवश्यकता परेशान करती है तथा जब वो आवश्यकता पूरी होने पर कोई नई आवश्यकता व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित करती है। जब एक आवश्यकता पूरी हो जाती है तब उस आवश्यकता के माध्यम से उसको अभी प्रेरित नहीं किया जा सकता, अब उसके अगले की जो इच्छा होगी उसके माध्यम से उसको प्रेरित किया जा सकता है, ऐसा मास्लो कहना है। मास्लो ने संगठन में व्यक्ति की आवश्यकताओं को मॉडल समझाने का सुव्यवस्थित पदसोपान दिया, लेकिन व्यक्ति की आवश्यकताओं को केवल 5 आवश्यकताओं तक ही सीमित नहीं किया जा सकता, ऐसा आलोचकों का कहना है। साथ साथ ये भी आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं का क्रम जो है एक जैसा ही हो। एक रिक्शा चलाने वाले की आवश्यकताएं अलग होंगी, एक बौद्धिक व्यक्ति की या जो कहीं पर कमा रहा होगा पैसे खूब सारे तो उसकी आवश्यकताएं अलग होंगी। सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती है, इनको इन्होंने एक सिंपल फॉर्मूले में फिट कर दिया, इसलिए आलोचना होती है। लेकिन उपरोक्त कमियों के बावजूद भी मास्लो के योगदान अद्वितीय है। उन्होंने अभिप्रेरणा की सुव्यवस्थित एक प्रथा प्रारंभ की जिसका उत्तरवर्ती चिंतकों को कभी लाभ मिला, तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि प्रासंगिक नहीं है। ठीक, तो ये मास्लो का था, हर साल सवाल आता है, इसका प्रयोग करिए जरूर से। इसके साथ साथ अगला सवाल है अभिप्रेरण संबंधी हजबर्ग के द्विकारक सिद्धांत पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो देखिए अभिप्रेरणा पर ही दूसरा एक हजबर्ग है, वो भी क्या कहते हैं, उन्होंने भी द्विकारक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। क्या है उसको समझ लीजिए। अप्रेरणा संबंधी विचारधारा में योगदान देने वाले विचारकों में हजबर्ग जो है अग्रणी है। हजबर्ग के शोध का मुख्य उद्देश्य यह था कि उन कारकों की खोज की जाए जो कार्य के संबंध में व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्ति को निर्धारित करते हैं तथा इन अभिवृत्तियों का व्यक्ति के कार्य प्रदर्शन, उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो इनके जो मेनली थी थ्योरी, उसको आप इस तरीके से एक फ्लो चार्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तावना, हजबर्ग के विचारक और अभिप्रेरणा संबंधित द्विकारक सिद्धांत। तो द्विकारक जो सिद्धांत उसके जो घटक हैं वो 2 है, एक स्वास्थ्य घटक है और दूसरा क्या है, उत्प्रेरण घटक है। ठीक है, उत्प्रेरणा घटक जिसे कहते हैं। तो इसकी कुछ आलोचना भी हुई है, प्रासंगिकता भी इस पर भी चर्चा करेंगे। तो घटक है मेनली, भी आगे डायग्राम और इम्पोर्टेंट इसका। हजबर्ग ने निष्कर्ष निकाला कि संगठन में जो कारक व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करते हैं वो व्यक्ति को उत्प्रेरित नहीं करते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब कहने का उन्होंने कहा कि जो कारक यानी जो भी फैक्टर क्या हो किसी को संतुष्ट कर देते हो वो जरूरी नहीं कि आपको उत्प्रेरित भी करे, तथा जो कारक व्यक्ति को उत्प्रेरित करते हों वे कारक यदि अनुपस्थित हों, अगर जो उत्प्रेरण करने वाले कारक अगर वो एब्सेंट हैं तो क्या होगा, व्यक्ति को असंतुष्ट नहीं करते। मतलब इसकी वजह से अगर मान लीजिए वो कारक जिससे उत्प्रेरित होता है अगर वो नहीं है 1% को, इससे असंतुष्ट नहीं होगा, लेकिन संतुष्टि वाले कारक उत्प्रेरित करेंगे ये जरूरी नहीं है। दूसरे शब्दों में संतुष्टिदायक तथा प्रेरणादायक कारकों में स्पष्ट अंतर होता है, इनका मानना था। हजबर्ग के अनुसार संतुष्टिदायक कारक मूलतः कार्य के वातावरण व कार्य दशाओं से संबंधित होते हैं। कौन से? संतुष्टिदायक कारक जो होते हैं, ये कारक व्यक्ति को संगठन में बनाए रखते हैं लेकिन उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रेरित नहीं करते। अगर संतुष्टि होगी तब आप क्या होगा, लगातार संगठन में बने रहोगे, काम करते रहोगे, लेकिन इससे आप क्या होगा, अभी प्रेरित नहीं होगे अच्छा और प्रदर्शन करने के लिए। जबकि उत्प्रेरण कारक कार्य में निहित होते हैं तथा ये कारक व्यक्ति को अच्छे निष्पादन हेतु प्रेरित करते हैं। मतलब अगर आपका कार्य आपको प्रेरित कर रहा है, कार्य दशाएं नहीं, आपका वर्क, तो क्या होगा, आप अभिप्रेरित होंगे अच्छे कार्य को और करने के लिए। जो हजबर्ग का द्विकारक सिद्धांत है उसको उन्होंने बताया था 2 कारकों में बांटा, संतुष्टि कारक और प्रेरणा कारक। तो संतुष्टि कारक में क्या क्या रखा है इन्होंने, सबसे पहला कंपनी के नीति और प्रशासन, दूसरा पर्यवेक्षण की प्रकृति, तीसरा अंतर्वैयक्तिक संबंध, चौथा वेतन कार्य सुरक्षा, परिस्थिति और कार्य दशाएं। इसको इन्होंने कहा ये क्या है, वर्क कल्चर है। ठीक है, वर्क कल्चर है, मतलब वर्क करने के तरीके या वर्क से संबंधित जो चीजें होती हैं उनको उन्होंने संतुष्टि कारक के रूप में देखा। और उसके बाद उन्होंने उत्प्रेरणा कारक क्या कहते हैं कि बताए, इसमें क्या क्या है, उपलब्धि, मान्यता, स्वयं खुद का जो कार्य है अगर वो मन मुताबिक है तो चुनौतियां, कुछ चुनौतियों से भी क्या होता है,
आपको उत्प्रेरणा मिलती है और साथ साथ उन्नति, आपका प्रमोशन हो, आपकी सब चीज़ें हो। तो इस तरीके से उन्होंने 2 पार्ट में इसको बांटा हुआ है। ठीक है। संगठन हेतु यद्यपि दोनों कारक महत्वपूर्ण हैं, तथापि हजबर्ग उत्प्रेरणा कारकों को अधिक महत्व देने पर बल देते हैं। किसको? उत्प्रेरणा कारक को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि ये कारक व्यक्ति को सांगठनिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। हजबर्ग के स्थान पर उत्प्रेरणा घटकों को भिन्न प्रभाव को भी स्पष्ट करते हुए कहा कि संगठन में उच्च स्तरीय कर्मचारी उत्प्रेरण घटकों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि जो उत्प्रेरणा वाले घटक हैं वो उसको कौन पहचानेगा, उसके महत्व को? जो हायर लेवल क्या कहते हैं एम्प्लॉय होंगे वो। जबकि निम्न स्तरीय कर्मचारी क्या करेंगे? स्वास्थ्य के घटकों से अधिक प्रभावित होते हैं, मतलब कि जो कि संतुष्टि वाले कारक हैं। ठीक है। इस प्रकार हजबर्ग का द्विकारक सिद्धांत उत्प्रेरणा व स्वास्थ्य कारकों को पृथक पृथक पहचान करता है। लेकिन हजबर्ग का यह तर्क कि स्वास्थ्य घटक उत्प्रेरक नहीं होते और उत्प्रेरण कारक व्यक्ति में असंतुष्टि पैदा नहीं करते, बाद के शोधों में सिद्ध जो है न हो सके। और साथ ही आरोग्य घटक संतुष्टि और असंतुष्टि दोनों उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, ऐसा बाद के थ्योरीज में देखने को मिला है। इसी कारण इनकी आलोचना भी होती है। इसके अलावा हजबर्ग की शोध प्रविधि केवल संतुष्टि को ध्यान में रखती है, उत्पादकता को नहीं। तो ये सब इनके फैक्टर है जिस कारण पर क्या होती है, इनकी आलोचना की जाती है। उपरोक्त आधारों पर यद्यपि हजबर्ग की आलोचना की गई हो, तथापि कार्य संवर्धन व अभिप्रेरणा के संबंध में उनका योगदान सराहनीय है तथा संगठन के भीतर प्रबंधनों को अभिप्रेरण का एक प्रभावशाली साधन जो है जरूर उपलब्ध ये कराते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा मॉस्लो, हमने देखा हजबर्ग। एक सवाल कभी कभी आ जाता है क्या, दोनों की तुलना करने के लिए। ठीक है, तो फटाफट उसको भी देख लेते हैं। ये भी 15 नंबर का सवाल आता है। तो मॉस्लो और हजबर्ग के अभिप्रेरण सिद्धांतों की तुलना कीजिए, उत्पादकता बढ़ाने में अभिप्रेरण किस प्रकार ही सहायक होते हैं। तो मॉस्लो और हजबर्ग दोनों ने ही अभिप्रेरणा किस पर काम किया हुआ है, संबंधी विचारधारा को प्रतिपादन में अग्रणी विचारक रहे हैं। दोनों के विचारों का नजदीकी व सूक्ष्म स्तर से परीक्षण करने पर यह ज्ञात होगा कि कुछ समानताओं के साथ इसमें कुछ भिन्नताएं भी हैं। दोनों विचारकों के अभिप्रेरणा सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। तो हम एक तरफ आधार देखेंगे, एक तरफ दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले आवश्यकताओं का पद सोपान। मॉस्लो आवश्यकताओं का क्रमिक व्यवस्थापन या विन्यास प्रस्तुत करते हैं, ये कोई ऐसा विस्थापन प्रस्तुत नहीं करते। प्रकृति मॉस्लो की कैसी है, ये सिद्धांत विवरणात्मक है और इनका सिद्धांत कैसा है, निर्देशात्मक है, डायरेक्शन वाला है। ठीक, मूल बिंदु असंतुष्टि कारक। हम लोग पहले असमानताएं देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। असंतुष्टि कारक आवश्यकताएं व्यवहार व प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं, इनका कहना है मॉस्लो का। हजबर्ग कहते हैं कि संतुष्टि कारक आवश्यकताएं प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। तो ये संतुष्टि की तरफ है, ये संतुष्टि की तरफ, अगर हम असमानताएं देखते हैं। इसके साथ साथ अभिप्रेरणा कारक पे अगर बात करें तो कोई भी आवश्यकता अभिप्रेरणा हो सकती है, मतलब किसी स्तर पर की आवश्यकता जो होती है व्यक्ति को प्रेरित करती है, ऐसा मास्लो का मानना है। हजबर्ग कहते हैं केवल उच्च स्तरीय आवश्यकताएं अभिप्रेरण की भूमिका निभाती हैं, निम्न स्तरीय को इन्होंने नहीं माना है कि ये अभिप्रेरित नहीं करती। उपयुक्तता सभी कर्मचारियों की अभिप्रेरणा संबंधित समस्याओं पर समान दृष्टि रखते हैं मैस्लो, और ये उच्च स्तरीय पेशेवर कर्मियों को अभिप्रेरण समस्याओं संबंधित कार्य उन्मुख में सूक्ष्म दृष्टि के अंतर्गत ये रखते हैं। कारण क्या है कि ये सिर्फ हायर लेवल अथॉरिटीज या हायर लेवल जो अधिकारी हैं उन्हीं को कहते हैं कि यही अभिप्रेरित हो सकते हैं अभिप्रेरणा घटकों से। आनुभविकता की अगर बात की जाए तो ये सिद्धांत आनुभविक अध्ययन पर आधारित नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, और ये सिद्धांत क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच पर आधारित है हजबर्ग का। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। उपरोक्त भिन्नताओं के बावजूद दोनों के सिद्धांतों में कुछ पूरकता भी है। मॉस्लो ने जहां एक और अपने आवश्यकता पद सोपान में यह स्पष्ट किया कि शारीरिक और सुरक्षा आवश्यकता प्राकृतिक होती हैं तथा ऊपर की 3 अन्य आवश्यकताएं प्राप्त होती हैं, हजबर्ग ने अपने विचार में कहा कि प्राथमिक आवश्यकताओं को स्वाभाविक तौर पर संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है, जबकि दीर्घकालिक अभिप्रेरणा हेतु उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। इस तरीके से उन्होंने लगभग एक जैसी ही बात की है। इसको अगर डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि मॉस्लो का आवश्यकता पद सोपान ये रहा, और हजबर्ग का आपने देख ही लिया, 2 पार्टों में उन्होंने बांटा है, उत्प्रेरक घटक और आरोग्य घटक। तो उसमें क्या है, अगर हम देखेंगे तो जो आरोग्य घटक है हजबर्ग का, जिसमें ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, वो आपकी जो शुरू की 3 आवश्यकताएं हैं, मतलब कि शारीरिक, सुरक्षात्मक और सामाजिक पहचान, ये लगभग एक समान है और एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। कहीं न कहीं ये क्या हैं, एक कार्य की प्रकृति और कार्य से जुड़ी हुई हैं।
और अगर उत्प्रेरण घटक की बात करें जिसमें उपलब्धि, पहचान, कार्य ये और ये विकास सम्मिलित है, ये कहीं न कहीं ऊपर की जो मास्लो की 2 आवश्यकताएं हैं, सम्मान और आत्मसिद्धि, इससे संबंधित है। और इन्होंने इसको कहा भी है हजबर्ग में कि उच्च स्तरीय है और हायर लेवल अथॉरिटीज़ जो हैं इसको महसूस कर सकती हैं और इससे अभिप्रेरित होती हैं। तो इस तरीके से हम दोनों में समानता के बिंदु को भी ढूंढ सकते हैं। तो जो भी अगर प्रश्न आता है आपका समानता, आप उस हिसाब से इसका उत्तर को जो है लिख सकते हैं। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि मास्लो द्वारा पहचान गई निम्न स्तरीय आवश्यकताओं को हजबर्ग ने आरोग्य घटक और उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को उत्प्रेरण घटक की संज्ञा दी। मास्लो ने मानव आवश्यकता जो सूची प्रदर्शित की है उसकी सहायता से प्रबंधक कर्मियों की आवश्यकता को पहचानने में सक्षम हो सकता है तथा हजबर्ग द्वारा प्रदत्त अभिप्रेरणा तकनीकों यथा कार्य संवर्धन का सहारा लेकर उसे संतुष्ट भी कर सकता है। सारांशतः दोनों के सिद्धांतों के सहयोग से संगठन के भीतर कर्मियों को अभिप्रेरित करने के एक प्रभावशाली प्रयास किया जा सकता है। अतः दोनों के सिद्धांतों में भिन्नता होते हुए दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। जब भी अंतर करने को आए आपको ये लाइन जरूर लिखनी कि पूरक है। आप ये नहीं लिखेंगे क्या कहते हैं कि दोनों में अंतर है, भाई दोनों से एक दूसरे को लेना देना नहीं। इस तरीके से उत्तर का समापन हमेशा इसी तरीके से होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। और किसी प्रकार का एडमिशन कैसे लेना है, क्या थ्योरी पूरा कोर्स है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। देखिए 75 सवाल हम लोग इस तरीके के आपको मॉडल उत्तर सहित पेपर 1 के देंगे और इसी तरीके से 75 सवाल आपको हम लोग पेपर 2 के उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, अब तक ही 21वां सवाल उपलब्ध करा चुका हूँ पेपर 1 का और जल्दी ही पूरे 75 पेपर 1 के उपलब्ध मैं करा दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।